हेलो एवरीवन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड एनसीईआरटी के टॉप 20 आपके साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, आपके एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन जो हैं ये सभी आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो हमने आपका एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसको आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो साइंस के जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आपके इसी सीरीज से ही देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप क्लास को अंत तक देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह हमें बताना है। प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम प्रकाश तंतु की, तो यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, हम बात करें जो आपका ऑप्टिकल फाइबर अर्थात प्रकाश तंतु है, इसमें आपका प्रकाश का संचरण किस रूप में होता है? तो इसमें हम बात करें कि प्रकाश का संचरण किस दिशा में होता है, तो यह आपका लंबाई के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो लंबाई के रूप में आपका प्रकाश तंतु में क्या होता है? प्रकाश का आपका संचरण होता है। देखिए, उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आप और क्वेश्चंस को भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे जो आपका मृग मरीचिका होता है, जो मृग मरीचिका बनता है अर्थात माइरेस जो बनता है, यह किसका उदाहरण है? यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही आपका उदाहरण है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। मृग मरीचिका यह क्या होता है? जैसे गर्मी के दिनों में आप रोड पे चलते हैं तो आपको लगता है कि आगे की तरफ क्या है, रोड पे पानी है, लेकिन आगे जाते हैं तो क्या है, पानी नहीं रहता है। यही घटना आपका मृग मरीचिका होता है। उसके बाद हम बात करें जो आपका एंडोस्कोप होता है, क्या होता है? एंडोस्कोप होता है। इसकी बात करें तो यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे क्या करता है, इस पे काम करता है। तो आप इन सभी को एक दूसरे से रिलेट कर याद रखेंगे। प्रकाश तंतु हो गया, उसके बाद मृग मरीचिका हो गया, या उसके बाद एंडोस्कोप हो गया। ये सभी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है तरंगधर्ज है, ऑप्शन बी है वेग है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें जो प्रकाश तरंग होते हैं वायु से कांच में प्रवेश करते हैं, तो इनका आपका तरंगधर्ज और वेग दोनों क्या होता है, प्रभावित होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो तरंगधर्ज और वेग ये दोनों तो प्रभावित होंगे, लेकिन जो आपका आवृत्ति होता है, आवृत्ति होगा यह प्रभावित नहीं होगा। आवृत्ति क्या होता है, यह आपका अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, लेकिन जो आपका तरंगधर्ज हो गया, वेग हो गया, यह आपका प्रभावित होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद हम बात करें आपका कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग यह आपका होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो यह आपका होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पास है। 10⁸, 10⁸, 10⁸, तीनों में है। निर्वात में 3 है, कांच में 2 है, और जल में क्या है, 2.25 है। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। यह आपका हो गया निर्वात में प्रकाश का चाल, उसके बाद कांच में और जल में। और ऊपर हमने क्या देखा है, हमने देखा कि प्रकाश तरंगे जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो तरंगधर्ष और वेग दोनों परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति जो होता है यह आपका चेंज नहीं होता है, अर्थात आवृत्ति जो होता है यह अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। हमें बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें ऊर्जा का ट्रांसफर किस रूप में होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं, जैसे यह प्लांट हो गया तो सन से क्या लेता है, सन से लेता है, क्या लेता है, लाइट एनर्जी, अर्थात क्या लेता है, प्रकाश ऊर्जा लेता है। तो पहले तो आपका ये ही होगा कि प्रकाश ऊर्जा लेता है। और तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है रासायनिक ऊर्जा, नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं ना चेंज होता है, प्रकाश लिया तो प्रकाश ऊर्जा चेंज होगा। तो देखिए, बात करें प्रकाश ऊर्जा किस में चेंज होता है, तो प्रकाश को लेता है, इसके बाद क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, भोजन बनाता है तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा जो होता है यह आपका रासायनिक ऊर्जा अर्थात केमिकल एनर्जी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। वहीं देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो पौधे होते हैं, जो आपके पौधे हो गए, जो प्लांट्स होते हैं, ये जो श्वसन करते हैं, तो श्वसन करने में आपका कौन सा आपका गैस का अवशोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, तो इसमें अवशोषण आपका किस गैस का करते हैं, इसमें अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं। सभी कोई मानता है कि प्लांट जो होता है यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और यह अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पौधे हो गए या मनुष्य हो गए, ये आपके श्वसन में अवशोषण करते हैं, किसका, ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। प्लांट्स तो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, फोटोसिंथेसिस में पूछेगा प्लांट्स क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन पूछे कि श्वसन में अवशोषण किसका करते हैं, तो श्वसन में प्लांट्स अवशोषण करते हैं ऑक्सीजन का। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद हम बात करें कि जो आपका फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, इसकी हम बात करें तो इसका आपका सूत्र क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण इसका हम फॉर्मूला लिखें तो यह आपका होता है 6CO2 प्लस 6H2O, और किसके उपस्थिति में होता है, फोटोसिंथेसिस, तो यह आपका प्रकाश अर्थात लाइट के उपस्थिति में होता है, और आपका जो पत्ती में क्लोरोफिल होता है उसके उपस्थिति में आपका होता है। और क्या बनता है, बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, और आपका ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। यह क्या है, C6H12O6, यह आपका है ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से आपका रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है। प्रकाश ऊर्जा का आपका यह जो है प्रकाश संश्लेषण है, इसका हमने फॉर्मूला आपको लिख दिया, और हमने यह भी आपको बताया कि जो पौधे होते हैं ये श्वसन में ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज होता है, तो बात करें हम दाढ़ी बनाने की तो इसमें आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। किस दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वहीं आपसे हम पूछे जो सर्च लाइट होता है इसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो आपके दंत चिकित्सक होते हैं ये किस दर्पण का यूज करते हैं। उसके बाद हम गाड़ी में आपका साइड मिरर के रूप में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है। तो बात करें हम सर्च लाइट की तो इसमें यूज होता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण आपका यूज होता है, अवतल दर्पण आपका यूज होता है। उसके बाद बात करें दंत चिकित्सक होते हैं, ये भी आपके अवतल दर्पण ही आपके यूज करते हैं। और साइड मिरर में हम किसका यूज करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का हम यूज करते हैं। अवतल दर्पण को आपका कॉनकेव मिरर कहा जाता है, और उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। दाढ़ी बनाने में किसका यूज होता है, तो अवतल दर्पण का यूज होता है। ये चारों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में चारों प्रश्न आपके दिए गए हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। हमें बताना है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा होता है लाल का।
लाल का तरंग दैर्ध्य आपका सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम पूछ ले किसका होता है, तो सबसे कम आपका बैंगनी का होता है। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य आपका सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। वास्तविक सूर्योदय क्या होता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो यह घटना होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और बात करें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम देखते हैं कि सूर्य क्या होता है, यह लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो लाल रंग होता है इसका वेवलेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। लाल जो रंग होता है, लाल रंग का आपका वेवलेंथ क्या होता है, लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा आपका वेवलेंथ होता है। जबकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। वेवलेंथ तो ज़्यादा होता है लेकिन प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि सुबह में और शाम में क्या होता है, लाल रंग दिखाई देता है। और इसी के कारण क्या होता है, जो खतरा होता है, खतरे का निशान क्या होता है, खतरे का निशान यही कारण है कि लाल रंग को रखा गया है। खतरे का निशान लाल होता है किस कारण से, क्योंकि लाल रंग जो होता है इसका वेवलेंथ आपका ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन कम हो पाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और वास्तविक सूर्योदय से पहले और बाद तक हमें सूर्य क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है, यह हमें बताना है। तो यह आपका होता है बहुलित परावर्तन के कारण होता है और आपका व्यतिकरण के कारण भी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि ए और बी दोनों सही है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग यह आपका होता है बहुलित परावर्तन के कारण और व्यतिकरण के कारण होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की बात करें कि इसका न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो यह आपका होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या है, ऑप्शन सी सही आंसर है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यह आपका 25 सेंटीमीटर होता है। आपसे हम पूछ लें यहाँ पे एक क्वेश्चन कि आकाश का रंग, आकाश का जो रंग होता है यह आपका नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन आप हमें बताएंगे। देखिए बात करें हम आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वायुमंडल जो है यह क्या करता है कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों को अधिक प्रकीर्णित करता है। यही कारण है कि आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। क्या करता है, वायुमंडल जो हमारा है, आप ध्यान रखेंगे जो वायुमंडल है यह क्या करता है, वायुमंडल आपका जो आपके दीर्घ तरंग होते हैं इनके अपेक्षा लघु तरंगों को परावर्तित करता है। क्या करता है, यह आपका लघु तरंगों को क्या करता है, लघु तरंगों को अधिक आपका प्रकीर्णन करता है। लघु तरंगों को अधिक क्या करता है, प्रकीर्णन करता है। यही कारण है कि आकाश का रंग आपका नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। हमें बताना है कि परंपरागत जो कैमरे होते हैं इसकी किस भाग को आपका आँखों की रेटिना के साथ तुलना की जाती है। तो यह आपका होता है फिल्म होता है। क्या होता है, फिल्म होता है जिसकी तुलना हम रेटिना से कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों अर्थात लाइट रेडिएशंस की प्रकृति कैसी होती है, यह हमें बताना है। जो प्रकाश विकिरण होता है इसकी हम नेचर की बात करें तो इसकी प्रकृति आपका तरंग की भी होती है और कण की भी होती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि प्रकाश विकिरण इनकी प्रकृति आपका कैसी होती है, तरंग के रूप में भी होती है और कण के भी रूप में होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को क्या करता है, वह अवशोषित करता है, वह परावर्तित करता है, वह अपवर्तित करता है कि इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि किसी अपारदर्शी वस्तु कोई आपका क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसका रंग किस कारण से होता है। तो इसका रंग आपका होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है उसी के कारण होता है। होता क्या है कि जैसे हमारे आंखों पे क्या होता है, रोशनी पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो जिस रंग को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, उसी को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। हमें बताना है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। तो प्रकाश की गति की बात करें तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की गति क्या होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। और कल हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रकाश की, जो हमने पढ़ा था, जो ध्वनि होता है, ध्वनि की गति निर्वात में कितनी होती है, शून्य होती है। ध्वनि की गति हमने पढ़ा था सबसे अधिक ठोस में होता है। तो आप एक दूसरे को रिलेट कर याद रखें। वही हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की गति आपका निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे कम किस में होता है। तो सबसे कम आपका हीरे में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें, हीरा क्या है, हीरा आपका काफ़ी ज़्यादा चमकता है। किसके कारण चमकता है, तो हीरे का चमक आपका होता है उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक आपका काफ़ी उच्च होता है, जिसके कारण क्या होता है, हीरा आपका चमकता है। और हीरा क्या है, हीरा जो है ये आपका अधातु है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका केमिस्ट्री से कि वह कौन सा अधातु है जो चमकता है। तो हीरा एक ऐसा अधातु है जो क्या करता है, चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को है तो इसके निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष जो होता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी। दूर की वस्तु इसमें क्या होती है, दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। जो पास की वस्तु है यह दिखाई नहीं देती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी। तो इसमें किस लेंस की चश्मे का यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है आपका उत्तल लेंस की चश्मे का। किसका यूज होता है, उत्तल लेंस की चश्मे का यूज होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वहीं हम बात करें, अवतल लेंस की चश्मे का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। किसमें होता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है आपका अवतल लेंस की चश्मे का यूज किया जाता है। उसके बाद बाइफोकल लेंस के चश्मे का यूज कब किया जाता है, तो इसका यूज होता है जरा दृष्टि दोष में। किसमें होता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है बाइफोकल लेंस का। अब बेलनाकार लेंस के चश्मे का कब यूज होता है, तो इसका यूज होता है अबिंदुकता में। किसमें होता है, अबिंदुकता में इसका यूज होता है। अब चलिए एक एक कर हम थोड़ा समझा देते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जरा दृष्टि दोष क्या है, तो इसमें नहीं आपको नज़दीक का दिखाई देगा और नहीं आपको दूर का दिखाई देगा। तो इसीलिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है, जिसमें आधा में क्या होता है, अवतल लेंस लगा रहता है, और आधा में क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। अबिंदुकता क्या है, तो अबिंदुकता में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई लाइट सोर्स यह है, यह व्यक्ति को जिसको अबिंदुकता है, यह लाइट सोर्स आपको गोला में नहीं दिखाई देगा, यह आपका लंबे रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति को बेलनाकार लेंस को चश्मा पहनाया जाता है, ताकि इस सोर्स को क्या करे, एक जगह इकट्ठा करके दिखाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। हमें बताना है कि इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग यह आपका है, नीला है, हरा है और लाल है। नीला, हरा, लाल, ये तीनों आपके प्राथमिक रंग है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, जो नीला, हरा, लाल है, इन तीनों को हम क्या करें, एक साथ मिला दें तो कौन सा रंग बन जाएगा, इन तीनों को हम मिला दें तो आपका रंग बन जाएगा, सफ़ेद रंग बन जाएगा। इन्हीं तीनों का यूज करके क्या किया जाता है, अन्य कोई भी रंग आपका बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नीला, हरा, लाल यह आपका प्राथमिक रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। पढ़ने में जो काम आता है, इसमें
कौन सा आपका लेंस यूज होता है? तो देखिए हम पढ़ते हैं तो निकट क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होगा, उसी के लिए तो क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे, हम पढ़ने में जो दिक्कत होता है जिस व्यक्ति को, तो निकट का चश्मा चाहिए। हम पढ़ते हैं तो निकट ही ना पढ़ते हैं, निकट देखकर पढ़ते हैं, अब दूर बुक रख कर नहीं ना पढ़ा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, निकट में दिक्कत होगा, निकट का चीज़ होगा, इसको देखने में क्या होता है, इससे देखने में क्या होगा, दिक्कत होगा, लेकिन दूर का चीज़ क्या होगा, दूर का चीज़ इसको स्पष्ट दिखेगा। तो इसमें हम किस लेंस का चश्मे का यूज़ करते हैं, तो इसमें आपका उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखेंगे किसका यूज़ होता है, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में क्या होता है, तो इसका यूज होता है किस में, दूरदृष्टि दोष में होता है। किस में होता है, दूरदृष्टि दोष में होता है। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसी में हम उत्तल लेंस की चश्मे का यूज करते हैं। तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी अर्थात पढ़ने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो उत्तल लेंस की चश्मे का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। हमें बताना है कि किसी व्यक्ति का अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो अगर कोई समतल दर्पण है तो इसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, यह हमें बताना है। तो देखिए समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखना है तो इसका ऊंचाई आपका होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, चलिए यह आपका फोटो हो गया, तो आपका प्रतिबिंब दिखना है, समतल दर्पण में देखना है, तो इसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो व्यक्ति से आधे ऊंचाई का क्या होना चाहिए, यह दर्पण होना चाहिए, तभी पूरा प्रतिबिंब आपको क्या होगा, दिखाई देगा। अब चलिए थोड़ा हम समतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। तो समतल दर्पण जो होता है, इसका जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी और त्रिज्या दोनों आपका अनंत होता है। आप ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, ये दोनों आपका अनंत होता है। उसके बाद बात करें, जैसे यह आपका हो गया समतल दर्पण हो गया, तो समतल दर्पण पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम वस्तु को रखें, जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी आपका दर्पण के पीछे बनेगा, 5 सेंटीमीटर के दूरी पे ही आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। यह आपका हो गया रियल इमेज, यह हो गया इमेजनरी इमेज। तो इससे आप क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि जितनी दूरी पर समतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है, उतना ही दूरी पर क्या होता है, इसका इमेज भी बनता है दर्पण के पीछे। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण के आगे जैसे 5 सेंटीमीटर पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो इसका इमेज 5 सेंटीमीटर पे ही दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे यहाँ पे 10 मीटर के पे रखेंगे तो इमेज भी 10 मीटर पे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दृष्टि पटल पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हमें बताना है कि दृष्टि पटल पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि पटल की बात करें तो इस पे आपका दृष्टि पटल क्या है, यह आपका रेटिना है, आप इससे ध्यान रखेंगे। तो रेटिना पे प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और आपका उल्टा बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, कि जो हमारा रेटिना होता है इस पे प्रतिबिंब बनता है, आपका वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। यहाँ से हम आपसे पूछ ले एक क्वेश्चन कि जो आपका नेत्र दान किया जाता है, तो इसमें आँख के किस भाग का दान किया जाता है। तो नेत्र दान जो होता है, इसमें आँख का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया होता है, इसे दान किया जाता है। कॉर्निया कौन सा है, जो आपका आँख के उजले वाला भाग है, सामने की तरफ क्या है, उजला वाला भाग है, जिसको आप देखते हैं, यही कॉर्निया है, इसी का दान होता है नेत्रदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है। हमें बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है। तो यह आपका है वायु में उपस्थित धूलकण। जो वायु में आपके धूलकण उपस्थित है, इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश का आपका प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, इन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग आपका काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लेंस की क्षमता का इकाई क्या है। लेंस की क्षमता, इसका इकाई क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का इकाई आपका डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता, इसकी इकाई डायोप्टर होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बात करें लेंस की क्षमता अर्थात पावर ऑफ लेंस की बात करें, तो यह बराबर होता है 1/f।
1/f अर्थात फोकल दूरी जो होता है इसके बराबर आपका लेंस की क्षमता होती है। अब देखिए फोकस दूरी है तो यह क्या होगा, फोकस दूरी आपका मीटर होता है, तो इसका एक अलग यूनिट हमको क्या मिल गया, मीटर इनवर्स अर्थात मीटर के पावर -1। यह भी आपका एक इकाई होता है लेंस की क्षमता का, और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर 1/f होता है। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो यह आपका डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है। हमें बताना है कि जल में वायु का जो बुलबुला होता है किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो यह आपका अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जल में वायु का बुलबुला यह आपका अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को आपका अवतल दर्पण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक बिंदु पर हम केंद्रित कर सकते हैं। जो सूर्य से प्रकाश जो आता है इसको हम अवतल दर्पण द्वारा क्या कर सकते हैं, एक जगह क्या कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन हमने कल आपको होमवर्क में दिया था कि यदि कोई डैश नहीं होता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। कोई कार्य कब शून्य होता है, तो कार्य आपका शून्य होता है अगर विस्थापन न हो। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे ने हमें कमेंट कर सही आंसर भी दिया है, तो आप भी कमेंट कर आंसर जरूर दें। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा और एक दूसरे से हम जुड़े भी रहेंगे। तो यदि कोई डैश नहीं होता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो अगर विस्थापन नहीं होता है अर्थात डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसको कार्य नहीं कहेंगे। जैसे हमने बताया था कि कोई व्यक्ति है माथे पर बैग लेकर खड़ा है तो उसको कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है, वह जब तक कुछ दूरी तय नहीं करेगा उसको कार्य नहीं कहेंगे। जैसे यह क्या है, यह एक बड़ा सा पत्थर है, इसको आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो इसको आप धक्का दे रहे हैं और इसमें आपका विस्थापन नहीं होता है तो इसको हम कार्य नहीं कहेंगे। आप दीवार को जोर से धक्का दे रहे हैं और दीवार नहीं खसक रहा है तो इसको हम कार्य नहीं कहते हैं। अब देखिए हम बात करें जो आपका कार्य होता है अर्थात जो आपका वर्क होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अर्थात कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है फोर्स मतलब क्या होता है, बल होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कहीं से आपका न्यूमेरिकल इस पे पूछ दे कि कार्य क्या होगा, बल दिया रहे विस्थापन दे दे, तो कार्य बताना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो इसका यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ध्वनि का चाल किस माध्यम में शून्य होता है। ध्वनि का चाल किस माध्यम में शून्य होता है, इसको हमने आज भी बताया है और पिछले क्लास में भी हमने बताया है। तो इसका आंसर आज आप हमें कमेंट कर बताएंगे। इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है कि ध्वनि का चाल किस माध्यम में शून्य होता है। तो चलिए, आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, आप और किस टॉपिक को अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।